स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान के मूल आधार में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में। परंपरागत दृष्टिकोण के तहत हमने राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं, उसका अध्ययन क्षेत्र देखा। उसके साथ साथ राजनीति विज्ञान के स्वरूप के संदर्भ में प्रश्न उठता है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए या नहीं। तो विभिन्न विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा, बल्कि राजनीति विज्ञान को जो है एक कला माना। जबकि कुछ कल हमने देखा था कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानने के पक्ष में जो है विभिन्न विद्वानों द्वारा तर्क दिए गए थे, जैसे बक्ल, काम्ट, बियर्ड, कैटलिन, बर्क आदि विद्वानों ने जो है राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा। आज हम बात करेंगे ऐसे तर्कों के बारे में जिसके तहत ये साबित किया जाता है कि राजनीति विज्ञान जो है उसको विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो विभिन्न राजनीतिक विद्वान जैसे कि बक्ल, काम्ट, बोंदा, कैटलिन, बियर्ड, बर्क आदि विद्वानों ने जो है ये माना कि राजनीति विज्ञान जो है उसमें कार्य और कारणों में संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते। राजनीति विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें निश्चित भविष्यवाणियों का निर्माण नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक विज्ञानों जैसे निश्चित निष्कर्षों का निर्माण नहीं किया जा सकता। साथ ही राजनीति विज्ञान में जो है वस्तुनिष्ठ और तथ्यपरक अध्ययन नहीं किया जा सकता, बल्कि राजनीति विज्ञान जो है उसमें अध्ययनकर्ता के मूल्यों का उसके अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन जो है वस्तुनिष्ठ नहीं होकर, वस्तुपरक नहीं होकर आत्मपरक होता है, मूल्यात्मक या मूल्य सापेक्ष अध्ययन होता है। इसलिए राजनीति विज्ञान को जो है हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का यह मानना है कि राजनीति विज्ञान जो है उसमें वैज्ञानिकता के तत्व पाए जाते हैं, उसको विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो कुछ विद्वानों ने माना, जैसे कि बक्ल ने माना कि राजनीति विज्ञान जो है उसको विज्ञान तो बहुत दूर की बात है, उसको कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला माना जाना चाहिए। इसी प्रकार बर्क ने कहने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार से राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार के तर्क दिए गए विद्वानों के द्वारा, जबकि कुछ विद्वानों ने माना कि राजनीति विज्ञान जो है उसमें वैज्ञानिकता पाई जाती है, उसमें वैज्ञानिकता के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए उसको जो है राजनीति विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे विद्वानों में है गार्नर, जेलिनेक, ब्लैंशली आदि विद्वान जो है ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान को जो है विज्ञान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में गार्नर का कहना है कि एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्य परस्पर संबंध क्रमबद्ध और वर्गीकृत किए गए हो। अर्थात गार्नर ने कहने का प्रयास किया कि एक विषय के विज्ञान होने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी जो ज्ञान की राशि है वो विधिवत पर्यवेक्षण के माध्यम से, अनुभवात्मक अध्ययन के माध्यम से प्राप्त की गई हो, तथ्यों का जो है संकलन किया गया हो और तथ्यों को क्रमबद्ध संबंध करके वर्गीकृत किया गया हो, तुलनात्मक अध्ययन उसका प्रस्तुत किया गया हो। इसी प्रकार चैम्बर्स डिक्शनरी में यह व्यक्त किया गया है कि विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भली भांति परीक्षित तथा क्रमबद्ध हो तथा सामान्य सिद्धांतों से समाहित हो। अर्थात चैम्बर्स डिक्शनरी और गार्नर ने कहने का प्रयास किया कि ऐसा ज्ञान जो है विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है या ऐसा अध्ययन विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है जिसको पर्यवेक्षण के माध्यम से, परीक्षण के माध्यम से जो है जिसको तथ्य एकत्रित करके जिसका अध्ययन किया गया हो, मूल्यांकन किया गया हो, उसको क्रमबद्ध करके या संबंध करके उसके सिद्धांतों का निर्माण किया गया हो, तुलनात्मक आधार पर सिद्धांतों और निष्कर्षों का निर्माण किया गया हो, ऐसा ज्ञान जो है वो विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। और राजनीति विज्ञान जो है वो ऐसे ही ज्ञान का संकलन करता है, इसलिए राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वान जैसे ब्लैंशली, जेलिनेक, फाइनर, गार्नर, बिलोबी आदि ऐसे विद्वान हैं जो कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकारते हैं।
तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने की श्रेणी में सबसे पहला तर्क ये है कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित है। अर्थात राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के समर्थक विद्वानों ने माना कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान जो है क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। अर्थात किसी भी विषय को विज्ञान मानने के लिए ये आवश्यक है कि उस विषय का ज्ञान जो है क्रमबद्ध होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए और जो है एक दूसरे से संबद्ध होना चाहिए। तो विद्वानों ने माना कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान भी जो है वो क्रमबद्ध है, व्यवस्थित है। अर्थात राजनीति विज्ञान में राज्य, सरकार, उसकी विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन जो है उनको अध्ययन में शामिल किया जाता है और उन संस्थाओं का अध्ययन जो है तुलनात्मक आधार पर भी किया जाता है और व्यवस्थित आधार पर भी किया जाता है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का ज्ञान जो है क्रमबद्ध तरीके से चला रहा है। अर्थात ये देखा जाता है, जैसे राज्य का अध्ययन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि राज्य नामक संस्थाओं का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उसकी वर्तमान स्थितियाँ क्या है या किस प्रकार की राज्य संस्था जो है वो सही होती है। तो इस प्रकार से क्रमबद्ध अध्ययन को जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। उसकी उद्भव से लेकर उसके विकास और उसकी वर्तमान अवस्थाओं के अध्ययन को जो है अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का ज्ञान जो है वो क्रमबद्ध होता है। इसी प्रकार सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बारे में भी देखा जाता है कि विभिन्न संस्थाओं का निर्माण कैसे हुआ, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हुए, उसके वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करते हुए उसके भविष्य के बारे में भी जो कल्पना की जा सकती है या उसके भविष्य के बारे में क्या क्या सुधार होने चाहिए, इस संदर्भ में भी बात रखी जाती है। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का ज्ञान जो है वो क्रमबद्ध है, व्यवस्थित है, इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है। दूसरा जो तर्क है वो है अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता। अर्थात विद्वानों ने माना कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन सामग्री जो है उसमें भी एकरूपता और स्थायित्व पाया जाता है। हालांकि ये देखा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान जो है वो समाज विज्ञान है। तो राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों के पदार्थों जैसी जड़ता नहीं होती, क्योंकि राजनीति विज्ञान में मनुष्य की राजनीति विज्ञान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की राजनीतिक प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य की राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो उनमें जो है प्राकृतिक विज्ञानों जैसी या पदार्थों जैसी जो है जड़ता या स्थायित्व नहीं पाया जाता। तो भी ये देखा जाता है कि व्यक्ति के समान परिस्थितियों में, व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार में, व्यक्ति के राजनीतिक क्रियाकलापों में जो है स्थायित्व और एकरूपता पाई जाती है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि समान परिस्थितियों में या ये कहा जा सकता है कि जब संकट काल आता है तब सभी व्यक्तियों का व्यवहार एक जैसा रहता है और सरकार के जो प्रयास होते हैं उनमें भी स्थायित्व पाया जाता है, उनमें भी एकरूपता पाई जाती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व और एकरूपता राजनीति विज्ञान में भी पाई जाती है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि वर्षों से हम देख रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राज्य के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है, सरकार के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है, विभिन्न विचारधाराओं के अध्ययन को सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है ये वर्षों से चली आ रही है। इसमें जो है हम नई इसके नवाचार को जोड़ते रहते हैं और नवाचार को जोड़ते हुए हमारे द्वारा जो है अपने अध्ययन को अधिक अद्यतन बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अध्ययन क्षेत्र में या हमारे अध्ययन की सामग्री जो है उसमें एकरूपता नहीं है या उसमें स्थायित्व नहीं है। हमारे अध्ययन की सामग्री जो है उसमें स्थायित्वता रहती है, उसमें एकरूपता भी व्याप्त रहती है। इसलिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन को या राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला तर्क है, इसी संदर्भ में ब्राइस का कहना है कि मानव प्रकृति की प्रवृत्ति में एकरूपता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम यह पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा समान प्रकार के कार्य ही करता है। अर्थात ब्राइस ने कहने का प्रयास किया कि मनुष्य की प्रवृत्ति में जो है एकरूपता पाई जाती है, अर्थात समान परिस्थितियों में व्यक्ति एक ही प्रकार का व्यवहार करता है। अर्थात जैसे कि चुनाव में हम देखते हैं उदाहरण के परिणाम स्वरूप कि यदि किसी सरकार के द्वारा जनहित में कार्य नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सभी व्यक्ति उस राजनीतिक दल के प्रति जो है उपेक्षा बरतते हैं और उस राजनीतिक दल के स्थान पर दूसरे राजनीतिक दल को जो है वोट देने का प्रयास करते हैं। अर्थात
चुनाव के समय लोग सरकारें बदलने का प्रयास करते हैं, अपना मत बदलने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समान परिस्थितियों में व्यक्तियों के व्यवहार में एक रूपता पाई जाती है। इसी प्रकार संकट काल में सभी व्यक्ति सरकार का साथ देते हैं, सभी व्यक्ति सरकार की सभी नीतियों का पालन करने का प्रयास करते हैं और पूरी तरह जो है संकट का सामना करने का प्रयास करते हैं। तो राइस ने कहने का प्रयास किया कि ऐसा नहीं है कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु में या उसकी अध्ययन सामग्री में एकरूपता नहीं पाई जाती, एकरूपता पाई जाती है, परंतु जड़ता नहीं पाई जाती। जो कि प्राकृतिक विज्ञानों के पदार्थों में जड़ता पाई जाती है, वो जड़ता राजनीति विज्ञान के अध्ययन सामग्री में नहीं पाई जाती। तीसरा तर्क है कि सर्वमान्य तथ्य, अर्थात ये कहा गया है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि राजनीति विज्ञान में जो है सर्वमान्य तथ्यों का अभाव है। प्राकृतिक विज्ञानों जैसे या पदार्थ विज्ञानों जैसे सर्वमान्य तथ्य जो है राजनीति विज्ञान में नहीं पाए जाते, इसलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जबकि विद्वानों ने माना कि राजनीति विज्ञान में भी जो है सर्वमान्य तथ्य होते हैं, राजनीति विज्ञान में भी सर्वमान्य तथ्य पाए जाते हैं और उन सर्वमान्य तथ्यों के कारण ही राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि सर्वमान्य तथ्य है कि जब शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है तो जनता के प्रतिनिधि जो है अपने लेवल की समस्याओं का समाधान करने के लिए वो जो है तत्पर रहते हैं और वो स्वयं के स्थानीय समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। तो जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है वो लोकतंत्र को अधिक मजबूत करता है, अधिक स्थायित्व प्रदान करता है। ये सर्वमान्य तथ्य है। इसी प्रकार ये भी सर्वमान्य तथ्य है कि जब शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है, जब शासन सत्ता द्वारा निरंकुश शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो जनता में असंतोष व्याप्त हो जाता है और जब जनता में असंतोष व्याप्त हो जाता है तो उसके द्वारा क्रांति को अपनाया जाता है, उसके द्वारा विद्रोह को अपनाया जाता है। इस संदर्भ में आचार्य कौटिल्य का कहना है कि शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो गृहस्थी की तो बात ही क्या, वानप्रस्थी और सन्यासी लोग भी क्रुद्ध हो जाते हैं और विद्रोह कर बैठते हैं। इसके विपरीत दंड शक्ति का ठीक रूप से प्रयोग करने पर जनता में सर्वत्र धर्म का राज रहता है। अर्थात कौटिल्य ने यह सर्वमान्य तथ्य का निर्माण किया कि शक्ति का दुरुपयोग करने पर गृहस्थी ही नहीं बल्कि वानप्रस्थी और सन्यासी लोग भी जो है क्रुद्ध हो जाते हैं, विद्रोह को अपनाते हैं और जो है क्रांति उत्पन्न होती है। इसके विपरीत यदि दंड शक्ति का सही रूप में प्रयोग किया जाए तो सभी व्यक्ति जो है उसको धर्म का राज समझते हैं, उसको धर्म की आज्ञा समझते हैं और उसका जो है वो स्वेच्छा से पालन करते हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि ये सर्वमान्य तथ्य है कि संप्रभुता का प्रयोग जब जनहित में किया जाता है, लोक कल्याण के लिए किया जाता है, तो उसे सदैव जो है जो औचित्यपूर्णता प्राप्त होती रहती है और औचित्यपूर्णता जनसहमति जब प्राप्त होती रहती है तो उस सरकार को या उस राजनीतिक व्यवस्था को का स्थायित्व बना रहता है। फिर है कार्य और कारण में परस्पर संबंध। अर्थात ये माना गया था कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि राजनीति विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों जैसे किसी भी घटना के पीछे अवस्थित कारणों का निश्चित पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इसके समर्थक विद्वानों का ये मानना है कि राजनीति विज्ञान में भी किसी भी घटना के पीछे जो निहित कारण होते हैं उनको जो है निश्चित रूप से खोज लिया जाता है, उनका पता लगा लिया जाता है और उन कारणों का निदान भी किया जाता है। जैसे कि उदाहरण के परिणाम स्वरूप ये देखा जाए कि यदि कोई सरकारें सामान्य जनता का शोषण करती है, उसके साथ अनाचार करती है, अराजकता उत्पन्न करती है, तो ऐसी अवस्था में जनता के द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है, क्रांति की जाती है। तो इस प्रकार से क्रांति के कारण खोज लिए जाते हैं कि क्रांति क्यों हुई, जनता में असंतोष क्यों व्याप्त है, इसके कारण खोज लिए जाते हैं कि सरकार के द्वारा इस प्रकार की नीति अपनाई गई, इसलिए जनता में असंतोष व्याप्त हुआ। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध या दूसरे विश्व युद्ध के कारणों का भी हमने पता लगाया। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में भी कार्य और कारणों में परस्पर संबंध स्थापित किए जाते हैं और वो जो है बहुत अधिक सीमा तक सत्य भी साबित होते हैं और उन कारणों का निदान करके जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं को आगे चलाया जाता है। राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा उन जो है कारणों को निदान किया जाता है, उन समस्याओं का निदान किया जाता है और फिर निरंतर जो है व्यवस्थाएं चलती रहती है।
इस संदर्भ में ब्राइस का कहना है कि मानवीय कार्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है तथा उन्हें शक्लाबद्ध करके सामान्यतः प्रचलित प्रवृत्तियों के परिणाम के रूप में उनका अध्ययन किया जा सकता है। अर्थात ब्राइस ने कहने का प्रयास किया कि मनुष्य के विभिन्न कार्यों का भी जो है वर्गीकरण किया जाता है और उनका शक्लाबद्ध करके उनका सामान्य प्रवृत्तियों के अनुसार जो है उसका अध्ययन किया जा सकता है, उसके विभिन्न घटनाओं के पीछे अवस्थित कारणों को खोजा जा सकता है। फिर है पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव। अर्थात विद्वानों ने माना कि राजनीति विज्ञान ऐसा विषय है जिसमें पर्यवेक्षण और परीक्षण भी संभव है। अर्थात ये जरूर है कि प्राकृतिक विज्ञानों जैसे राजनीति विज्ञान में एक लेबोरेटरीज में बैठ के जो है एक निश्चित दायरे में बैठकर जो है उसका अध्ययन नहीं किया जाता या उसके पर्यवेक्षण या परीक्षण को अंजाम नहीं दिया जाता जैसे कि प्राकृतिक विज्ञानों में दिया जाता है प्रयोगशालाओं में बैठकर। यहाँ पर जो है अध्ययन क्षेत्र जो है संपूर्ण समाज होता है, संपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियाँ होती है। तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण समाज में रहकर जो है पर्यवेक्षण और परीक्षण किया जाता है और उसके आधार पर जो है निष्कर्षों का निर्माण किया जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में भी विभिन्न अध्ययन क्षेत्रों में जो है विभिन्न समस्याओं को लेकर अध्ययन किया जाता है। जैसे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के बारे में भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो विभिन्न लोगों से बातचीत की जाती है, प्रश्नावली की जाती है प्रश्न उत्तर के माध्यम से या वहाँ पर रहकर अनुभवात्मक अध्ययन के माध्यम से जो है तथ्यों और आंकड़ों का संकलन किया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी समस्या या किसी भी विषय वस्तु पर जो है पर्यवेक्षण करके उसका परीक्षण किया जाता है, तथ्यों का संकलन किया जाता है, फिर तथ्यों को क्रमबद्ध करके उनका विश्लेषण करके और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में भी जो है पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव है। ये जरूर है कि यहाँ पर अध्ययन क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसके अध्ययन क्षेत्र बड़ा होने के कारण पश्चात भी जो है हम एक छोटे से स्थान को या स्थानीय स्तर की किसी इकाई को लेकर हम अपने अध्ययन को अंजाम दे सकते हैं। इस संदर्भ में गार्डनर ने कहने का प्रयास किया है कि प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना और प्रत्येक नई बात का प्रारंभ एक प्रयोग ही होता है, क्योंकि उस समय तक वह अस्थायी या प्रस्ताव रूप में ही समझा जाता है जब तक कि परिणाम उसके स्थायी होने की योग्यता सिद्ध नहीं करते। अर्थात गार्डनर ने कहने का प्रयास किया कि राजनीति विज्ञान में बनाया गया प्रत्येक कानून, प्रत्येक नीति, प्रत्येक संस्था या प्रत्येक प्रस्ताव जो है वो एक प्रयोग के रूप में ही सामने आता है, क्योंकि प्रयोग के रूप में इस रूप में सामने आता है कि जब परिणाम आते हैं तभी उस कानून के स्थायित्व का, उस नीति के या उस योजना के स्थायित्व का पता लगता है, तभी उस योजना के सफल होने का पता लगता है और तब जब वो सफल होती है तभी वो योजना स्थायित्व लेती है। जैसे कि 1959 में पंचायत राज व्यवस्थाएं या ये कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लागू की गई थी भारत में, और हमने जो है तब लागू करने के पश्चात 1992 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको स्थायित्व प्रदान किया। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है ये एक प्रकार से प्रयोग था और फिर उस प्रयोग को स्थायित्व प्रदान कर दिया गया। देखा गया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से व्यक्ति जो है अपने जो है स्थानीय स्तर के मुद्दों को सुलझा सकता है, स्थानीय स्तर की समस्याओं को सुलझा सकता है, तो ये प्रयोग जो है सफल सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से विभिन्न जो नीतियाँ होती है, विभिन्न योजनाएं होती है, विभिन्न जो कानून होते हैं वो एक प्रकार से जो है राजनीति विज्ञान के विभिन्न प्रयोग ही होते हैं। तो इस प्रकार से पर्यवेक्षण और परीक्षण के माध्यम से राजनीति विज्ञान में भी अध्ययन किया जाता है। फिर है भविष्यवाणी की क्षमता। अर्थात प्राकृतिक विज्ञानों जैसे निश्चित भविष्यवाणी तो जो है राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समाज में जो है अपना जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर अध्ययन जो है मानव से संबंधित होता है, मानव के क्रियाकलापों, उनकी विचारधाराओं से संबंधित अध्ययन होता है। इसलिए हमारे विषय में या राजनीति विज्ञान विषय में जो है निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं है प्राकृतिक विज्ञानों जैसी, लेकिन फिर भी जो है अंदाज़ा लगाया जा सकता है या एक कहा जा सकता है कि
संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है। जैसे कि हम जब चुनाव होते हैं तो एग्जिट पोल के तहत हम देखते हैं कि विभिन्न न्यूज़ चैनल्स जो है वो ये व्यक्त करते रहते हैं कि अमुक पार्टी को बहुमत प्राप्त होगा, अमुक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होगा, या इतनी सीटें मिलेगी या इतनी सीटें नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से ये संभावनाएं व्यक्त की जाती है। इस संदर्भ में फाइनल का कहना है कि हम निश्चिततापूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन संभावना तो व्यक्त कर ही सकते हैं। इस संदर्भ में डार्फ का कहना है कि ज्ञान भंडार में जो महान वृद्धि हो चुकी है उसे देखते हुए यह अस्वीकार करना असंभव है कि राज्य से संबंध सभी अनुभवों, अवस्थाओं और ज्ञान को जो राज्य विज्ञान के अंतर्गत लाया जा सकता है। अर्थात राजनीति विज्ञान के ज्ञान में इतनी वृद्धि हो गई है, इतना जो है अनुभव उसमें सम्मिलित हो गया है, तो इसके तहत जो है राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लाया जा सकता है। सर फ्रेडरिक पोलक का कहना है कि जिस प्रकार नैतिकता का विज्ञान है उसी भाव में या उसी प्रकार राजनीति का भी विज्ञान है। निष्कर्ष तौर पे कह सकते हैं कि यद्यपि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है, किंतु वह पदार्थ विज्ञानों की भांति पूर्णतः निश्चित नहीं है और इसमें निश्चित विज्ञानों की श्रेणी में रखा जा सकता है और इसे अनिश्चित विज्ञानों की श्रेणी में रखा जा सकता है, क्योंकि इसका संबंध सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जटिल समस्याओं से है, मनुष्य के परिवर्तनशील स्वभाव से है और इसमें अध्ययनकर्ता निरपेक्ष निर्णायक नहीं हो सकता। अर्थात ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों जैसी जो है या पदार्थ विज्ञानों जैसी पूर्णता या निश्चितता नहीं होती है, इसलिए इसे अनिश्चित विज्ञानों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अनिश्चित विज्ञान इसलिए क्योंकि राजनीतिक विज्ञान में जो है मनुष्य जीवन की जटिल समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जो कि परिवर्तनशील होता है। इसके साथ साथ जो अध्ययन करता होता है उसका अध्ययन जो है स्वयं के मूल्यों से प्रभावित होता है। तो इसलिए राजनीतिक विज्ञान को जो है प्राकृतिक विज्ञानों जैसा जटिल या पूर्ण निश्चित विज्ञान नहीं कह सकते। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। अब मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।